गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सॉइल यानी भारत की मिट्टियाँ। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी लोग एक बार इस सेक्शन को शेयर करें और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम क्लास प्रारंभ कर सकें। तो देखिए जो आज की हमारी क्लास है भारत की मिट्टियाँ, विशेष क्लास हमारी रहने वाली है। जो आज की क्लास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन इस क्लास का हमारा यही रहेगा, क्या कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दें कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव सेक्शन से जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को जल्दी से प्रारंभ कर सकें। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो देखिए जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं 8 प्रकार की। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्रकार की। और भी क्वेश्चन हमारे इस क्लास से बनेंगे कि कौन सी मृदा सबसे ज्यादा भूमि पर पाई जाती है, किस मृदा में कौन सी फसल सर्वाधिक अच्छी किस्म की उत्पन्न होती है, कौन सी मृदा कितने परसेंट तक पाई जाती है, और विविध राज्य भी दे दिए जाएंगे कि किस राज्य में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। तो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बेसिक से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मिट्टियाँ किसे कहते हैं, यानी मिट्टी क्या होती है। ठीक है, सबसे बेसिक पॉइंट हमारा रहेगा कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी कहते हैं मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है। क्या है कि मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण जीवाश्मों के सड़ने गलने तथा चट्टानों के विखंडित रूप से जो लाखों वर्षों में परिवर्तन होता है जलवायु के माध्यम से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मृदा कहते हैं। क्या कि मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली वह दानेदार परत है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है तथा जो चट्टानें टूट जाती हैं तथा लाखों वर्षों के बाद उनमें जो बदलाव उत्पन्न होता है तो वो क्या बनती है, मिट्टी का रूप ले लेती है, जिसमें जीवाश्म सड़े गले पेड़ पौधे आदि उत्पन्न होते हैं। तो जब वो लाखों वर्षों तक सड़ जाती है यानी जब उसमें जीवाश्म बन जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, मृदा बन जाती है हमारी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी कि मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली वह दानेदार परत है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो भारत में मृदा है कितने प्रकार की पाई जाती है। तो भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, 8 प्रकार की। 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 8 प्रकार की पाई जाती हैं। आप देखिए जो मृदा विज्ञान है, इसको जो मिट्टी का अध्ययन है इसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं मृदा विज्ञान को। इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के इसको नोट कीजिए, क्या मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन, मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, दोनों हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए इसमें। अगर आपको इंग्लिश में ऑप्शन दिया जाएगा पेडोलॉजी तो आपको पेडोलॉजी लगाना है, अगर
अगर मृदा विज्ञान दिया है उस जगह पर तो आपको मृदा विज्ञान टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी मिट्टियां, आपको नाम भी इनके याद रखने होंगे। तो देखिए एक तरफ से हम लोग नाम जानेंगे कौन कौन से नाम है। सबसे पहला है इसमें हमारा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, देखिए आप अच्छे से ये नाम रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक बार ध्यान से देखना है कि मिट्टियों के 8 प्रकार हैं और किन किन नाम है उन मिट्टियों के। तो ठीक है, पहली हमारी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी कौन सी है इसमें? काली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तीसरी हमारी कौन सी है इसमें? लाल मिट्टी। कौन सी? लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। चौथी हमारी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी। पांचवी हमारी कौन सी है इसमें? पांचवी है हमारी पर्वतीय मिट्टी। कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी। छठी है इसमें हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी। आप लोग अगर नोट करना चाहो तो इसे अच्छे से डिटेल में नोट भी कर लीजिए। कितनी मिट्टियां हो गई? 6 मिट्टियां। छठवीं मिट्टी कौन सी है? मरुस्थलीय मिट्टी। अगली हमारी कौन सी है इसमें? सातवीं दलदलीय मिट्टी। कौन सी है? दलदलीय मिट्टी। और एक हमारी अंतिम मिट्टी कौन सी बची है? अंतिम मिट्टी है हमारी लवणीय मिट्टी। कौन सी है? लवणीय मिट्टी। तो 8 प्रकार की मिट्टियां हो गई। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अब देखिए जो हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें हमारा बनता है कि सर्वाधिक भूमि पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए इसमें हमारी 4 मिट्टियां हैं। कौन कौन सी? ये हमारी 4 मिट्टियां हो गई जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टियां कवर करती हैं? तो ये 4 हो गई, लेकिन ये हमारी क्रम से नहीं लगी है मिट्टियां। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि आरोही क्रम में कौन सी मिट्टियां भारत के क्षेत्रफल को कवर करती हैं, तो आप किस तरह से इन्हें लगाओगे? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हो जाएगी हमारी मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। दूसरी कौन सी है इसमें हमारी? दूसरे पर हो जाएगी लाल मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक है? तो लाल मिट्टी। तीसरी हो जाएगी इसमें हमारी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। कौन सी है? काली मिट्टी। और चौथी है इसमें हमारी लैटेराइट मिट्टी। कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। तो ये 4 मिट्टियां हो गई। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ये 4 मिट्टियां हैं जो भारत के अत्यधिक क्षेत्रफल को कवर करती हैं। बाकी जो हमारी ये 4 हैं, पर्वतीय और मरुस्थलीय, दलदलीय और लवणीय, ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में हमारी ये पाई जाती हैं और ये हमारी क्रम से भी लिखी हुई है, यानी सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी, दूसरे सेकंड पर है हमारी लाल मिट्टी, थर्ड काली मिट्टी और फोर्थ है हमारी लैटेराइट मिट्टी। ये 4 प्रकार की मिट्टियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें हमारा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, कि जो भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें 3 तत्वों की हमेशा कमी रहती है, यानी भारत में कहीं पर भी जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें 3 तत्वों की हमेशा क्या रहती है? कमी पाई जाती है। तो मिट्टी में कौन कौन से 3 तत्व हैं जो भारत की मिट्टियों में कमी रहती है? सबसे पहला है इसमें हमारा नाइट्रोजन। कौन सा है?
नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, फास्फोरस, तीसरा है हमारा इसमें ह्यूमस, तीसरा तत्व कौन सा है, ह्यूमस। तो ये 3 तत्व हो गए जो भारत की मिट्टी में इन तत्वों की कमी पाई जाती है। अब देखिए इसमें हम नाइट्रोजन भी जानते हैं क्या होता है, फास्फोरस, और लेकिन हमारा इसमें एक पॉइंट दिया गया है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। वो कौन सा पॉइंट है हमारा, वो है ह्यूमस। कौन सा है, ह्यूमस है। तो हम लोग किसे देखेंगे, ह्यूमस को, यानी ह्यूमस क्या होता है। दो हमारे तत्व हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, दोनों तत्वों को हम जानते हैं। तो ह्यूमस को देख लेते हैं कि ह्यूमस ऐसा कौन सा तत्व है जो भारत की मिट्टी में नहीं पाया जाता है। तो ह्यूमस किसे कहते हैं, यह काले तथा, क्या होता है, यह काले तथा भूरे रंग का, किस रंग का होता है, काले तथा सफेद रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। अब देखिए यह काले तथा भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है, लेकिन ये निर्मित किससे होता है, तो ये निर्मित होता है, ये सड़े गले, सड़े गले पेड़ पौधों, किस प्रकार के, सड़े गले पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के अवशेष से, जीव जंतुओं के अवशेष से बना होता है। क्या होता है कि यह काले तथा भूरे रंग का होता है और कार्बनिक पदार्थ होता है, लेकिन ये निर्मित किससे होता है, तो ये सड़े गले पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे होते हैं जब वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और जब वो गिरने से उसमें जल की मात्रा होने से जब वो सड़ जाते हैं उसी जगह पर, तो जब जीव जंतुओं का नाम पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष, यानी जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जब उनका अवशेष रह जाता है तो वो क्या बनता है, वो ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्यूमस। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों तत्वों की कमी होती है भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें। आप देखिए एक एक मिट्टी से हम लोग जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे इसमें मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए जो हमारी ये 4 मिट्टियां दी गई हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बाद में जो हमारी ये 4 मिट्टियां हैं, हालांकि इन्हें भी हम लोग डिटेल से ही पढ़ेंगे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट नहीं है जितने इन 4 में हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। देखिए एक एक मिट्टी को इस तरह से पढ़ते चलिए ताकि उसकी आपको दूसरी क्लास ना पढ़नी पड़े, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक से बेसिक पॉइंट बनाते चलेंगे और टॉप तक उसमें क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी मिट्टी कौन थी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए जो इस मिट्टी का नाम दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, तो ये नाम इस मिट्टी का क्यों पड़ा, सबसे पहले तो हम इसके नाम के बारे में हिस्ट्री जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी है, इसका नाम जलोढ़ क्यों पड़ा। तो देखिए ये मिट्टी अपने आप में अपना परिचय दे रही है, क्या, जलोढ़। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे जलोढ़ मिट्टी का तो क्या बनेगा, जल प्लस ओढ़, जल प्लस ओढ़। जल का मतलब क्या होता है, पानी, ओढ़ मीन्स क्या होता है, ढकेलना। क्या होता है, ढकेलना। यानी जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है ये पानी के द्वारा ढकेल कर लाई गई मैदानी भागों में मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं, इसलिए इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है।
यानी जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा ढकेल कर मैदानी क्षेत्रों में लाई जाती हैं, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। क्या नोट करोगे आप इसमें? क्या नोट करोगे कि नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से, कहां से? यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से ढकेल कर लाई गई मृदा को मैदानी भागों में, कहां पर? मैदानी भागों में बिछा देती हैं। उसे कौन सी मृदा कहते हैं? तो उसे हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं इस मृदा के, तो अन्य नाम क्या क्या हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। अन्य नाम, तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसको और कौन कौन सी मिट्टी कहते हैं? इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी, कौमा दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है? कछारी मिट्टी। कौन सा नाम है? कछारी मिट्टी। तो देखिए जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है इसके कितने नाम हो गए? इसके 3 नाम हो गए। कौन कौन से? दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तीसरी हमारी हो गई जलोढ़ मिट्टी, तो 3 नाम हो गए। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा ढकेल कर मैदानी भागों में लाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। अगर आपको ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी नहीं दिया गया है तो आपको ऑप्शन देखना है, उसमें ऑप्शन दिया गया होगा दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। अगर आपको जलोढ़ नहीं दिया गया है तो 2 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी याद रखना है कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है और कछारी मिट्टी है। अब देखिए इसमें हमारी डेफिनेशन क्या बनी थी कि नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से ढकेल कर लाई गई मृदा को मैदानी भागों में छोड़ देती हैं। यानी जो नदियां होती हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों से जब जमीन पर आती हैं यानी मैदानी भागों में उतरती हैं तो वहां से अपने साथ मृदा खींच कर लाती हैं और मैदानी भागों में बिछा देती हैं। यानी जहां तक पानी जाता है वहां तक ये मिट्टी बिछा देती हैं। तो उस मिट्टी का क्या नाम पड़ा? उस मिट्टी का नाम हो गया जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखिए जो जलोढ़ मिट्टी है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यानी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी हमारी? जलोढ़ मिट्टी। नोट कीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा। कौन सा? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। आपको तीनों नाम याद रखना है। तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए इतना तो हमने जान लिया कि इन मिट्टियों के नाम क्या क्या हैं और ये सर्वाधिक उपजाऊ हैं और ये कहां से किसके द्वारा लाई जाती हैं। अब देखिए इसमें हमारा एक पॉइंट और बनेगा। क्या बनेगा? कि ये मिट्टी जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करें कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा सर्वाधिक? सभी लोग रिप्लाई करें। तो क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान।
क्या, यानी जो हमारा भारत है संपूर्ण उत्तरी मैदान जो इसका है वो किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है, वो सारा जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बनाइए, क्या बनेगा कि इसका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान। कौन सा हो जाएगा, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, यानी इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब अगला हम पॉइंट बनाएंगे कौन सा, कि इसमें प्रचुरता, यानी जो हमारी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इसमें किन किन तत्वों की मात्रा पाई जाती है, कौन से तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बनाइए यहाँ पर प्रचुरता, यानी कौन से तत्व इस मिट्टी में पाए जाते हैं, तो प्रचुरता किसकी होती है, चूना कामा पोटेशियम। कौन से तत्व हो गए, चूना कामा पोटेशियम, ये दो तत्व हैं जो कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। अब देखिए कमी किन तत्वों की थी, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें हमेशा 3 तत्वों की कमी रहती है। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ठीक है, तो इस प्रकार इस मिट्टी में भी 3 तत्वों की कमी है। कौन कौन से तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। अधिकता किन तत्वों की है, तो चूना कामा पोटेशियम, इन तत्वों की अधिकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट हमारा इसमें फैक्ट और बनेगा कि सर्वाधिक अच्छी फसल कौन सी होती है जलोढ़ मिट्टी में, क्या, कि सबसे ज्यादा अच्छी फसल कौन सी होती है जलोढ़ मिट्टी में, तो सर्वाधिक अच्छी फसल, सर्वाधिक अच्छी फसल कौन सी होती है, तो धान की। धान की खेती किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक अच्छी होती है धान की खेती। अब देखिए सबसे ज्यादा धान कहाँ किया जाता है, सबसे ज्यादा धान किया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए जो हमारा उत्तर का मैदान है इसमें भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जो हमारा प्रायद्वीप भारत है इसमें भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यानी 3 तरफ जल से घिरा हुआ और एक तरफ हमारा स्थल से घिरा हुआ। क्या रहेगा, 3 तरफ तो जल से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ जो हमारा भूमि से घिरा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यानी जो हमारा ये दक्षिण का है, यानी पश्चिम बंगाल साइड, इस साइड में हमारा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो उसमें धान सबसे अच्छी किस्म का होता है। ठीक है, और भी फसल होती है, गेहूं, मक्का, तिलहन, और भी फसल होती है, लेकिन सर्वाधिक अच्छी किस्म की फसल कौन सी होती है, धान की होती है। तो ये हो गई हमारी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दोबारा से इसे रिवाइज कर लीजिए। इसका अन्य नाम क्या है, तो दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी इसका अन्य नाम है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, यानी उत्तरी भारत में हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस तत्वों की अधिकता होती है इस मिट्टी में, तो चूना, तांबा, पोटेशियम, इन तत्वों की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। सर्वाधिक अच्छी किस्म की कौन सी फसल होती है इस मिट्टी में, तो धान की फसल होती है इस मिट्टी में सबसे अधिक अच्छी। ठीक है, अब हम लोगों ने कौन सी मिट्टी पढ़ ली है, जलोढ़ मिट्टी। अब कौन सी मिट्टी थी हमारी सेकंड पर, तो सेकंड पर थी हमारी ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, काली मिट्टी। तो देखिए जो हमारी काली मिट्टी है इसमें भी उसी तरह से सारे पॉइंट हम लोग जानेंगे। देखिए एक हमारा फैक्ट और छूट गया, किससे, जलोढ़ मिट्टी से, वो भी आप देख लीजिए वरना बाद में ये कमेंट होगा कि ये हमारा पॉइंट छूट गया है। कौन सा, कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी थी ये 2 प्रकार की थी। जलोढ़ मिट्टी
ये कितने प्रकार की थी? तो ये 2 प्रकार की थी। कौन कौन से प्रकार थे? पहला था इसमें खादर, दूसरा था हमारा इसमें बांगर। कौन सी मिट्टी थी? तो पहली थी इसमें खादर मिट्टी, दूसरी थी बांगर मिट्टी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप अच्छे से नोट कीजिएगा। क्या? देखिए, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है इसको 2 भागों में बांटा गया है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। अब ये भी देख लीजिए कि इसको खादर क्यों कहा गया और उसको बांगर क्यों कहा गया। तो देखिए, जो हमारी खादर मिट्टी है ये नई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार की? ये नई मिट्टी है। ये नई मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब देखिए क्यों कहते हैं? तो देखिए, इस साइड हमारा उत्तर भारत में कौन सा देश पड़ता है? तो नेपाल पड़ता है। अब देखिए, जब ये नेपाल पड़ता है तो यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो अधिकतर यहाँ पर बाढ़ से हमारा ये क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। जब वो हमारा क्षेत्र प्रभावित होगा, जब वहां पर जल्दी जल्दी बाढ़ आएगी, तो जब बाढ़ आने से मिट्टी भी जल्दी जल्दी से चेंज होती रहेगी। जब मिट्टी जल्दी चेंज होगी तो वो कैसी मिट्टी हो जाएगी? खादर मिट्टी। अब देखिए, जहां पर बाढ़ नहीं आएगी, क्षेत्र कुछ ऐसा होगा जहां पर बाढ़ नहीं आएगी, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा। पानी ना पहुंचने से जो मिट्टी हमारी एक बार वहां पर रहेगी वो वहीं पर रहेगी, तो वो किस प्रकार की मिट्टी हो जाती है? पुरानी मिट्टी हो जाती है। जब पुरानी मिट्टी हो जाती है तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे हम लोग? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है हमारी? काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तो देखिए, जो हमारी काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है, इसको बेसिक से जानेंगे। काली मिट्टी का निर्माण, तो इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। जो हमारी काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से। कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए, आप कहोगे कि चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, इसमें एक हमारा बहुत ही अजीब पॉइंट रहेगा। क्या? कि देखिए, पहले बहुत साल पहले क्या हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो उस ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा निकला था, तो लावा की जब ये परत, लावा जब निकला तो ये पूरी पृथ्वी में यहाँ से यहाँ तक फैल गया। जब ये फैल गया और कुछ ठंडा हुआ, शीतल हुआ, तो ये किस आकार में हुआ? ये परत सी आकार में विकसित हुआ। यानी जब ये फैला तो पतला पतला फैल गया, जब ये ठंडा हुआ तो क्या बन गई? इसकी परत बनती चली गई। जब ये परत बनी तो ये चट्टान बन गई। जब अधिक ठंडा हुआ तो इस परत ने किसका रूप ले लिया? चट्टान का रूप ले लिया। जब यही चट्टानें टूटी, विखंडित हुई, यानी अलग अलग टुकड़ों में बटी, तो इन टुकड़ों से किसका निर्माण हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तो देखिए, जिनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ। यानी जो हमारी लावा से परत बनी थी, कौन सी परत बनी थी? तो ये परत बनी थी हमारी लावा से, लेकिन जब ये परत ठंडी हुई तो कौन सी चट्टान बन गई? यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान। कौन सी चट्टान बन गई? बेसाल्ट चट्टान बन गई। जब ये चट्टान धीरे धीरे कमजोर हुई, जब ये टूट गई और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई, तो इससे क्या बना? इससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आप लोगों ने निर्माण देख लिया।
यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे लावा निकला। लावा हल्की परत में, पतली परत में जमीन पर बिछ गया और जो जमीन पर गिरा तो वहां पर ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनी? बेसाल्ट चट्टानें बनी। और जो चट्टानें कमजोर हुई, टूटती गई, तो उन चट्टानों से कौन सी मिट्टी का जन्म हुआ? काली मिट्टी का जन्म हुआ। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट नोट हो गया कि चट्टानों के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। अब देखिए इसमें हमारा काली मिट्टी है, इसके अन्य नाम भी हैं। क्या क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए। क्या है? अन्य नाम। तो इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? इनके अन्य नाम है काली मिट्टी, ये तो हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी। दूसरा कौन सा है इसमें? काली मिट्टी। दूसरा है इसमें हमारा रेगुर मिट्टी। कौन सा है? रेगुर मिट्टी। तीसरा है इसमें हमारा कपासी मिट्टी। कौन सा नाम है? कपासी मिट्टी। चौथा है इसमें हमारा लावा मिट्टी। लावा मिट्टी क्यों पड़ा नाम? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इस मिट्टी का जो जन्म हुआ था वो किससे हुआ था? लावा ने रूप लिया था चट्टान का, चट्टान ने रूप लिया था मिट्टी का। तो इसे और किस नाम से जानते हैं? लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो नाम कितने होते हैं? देखिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं कपासी मिट्टी? क्योंकि काली मिट्टी में सर्वाधिक अच्छी फसल कौन सी होती है? कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम किस्म की मिट्टी कौन सी होती है, यानी सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। यानी काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा नोट हुआ। अब देखिए जो हमारी ये मिट्टी है इसका रंग काला है, तो ये क्यों है? किसकी अधिकता के कारण है? तो देखिए काला रंग, काला रंग ये किसके कारण है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनीफेरस किसके कारण है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा है? इसका रंग काला है। किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा इसमें क्या बनेगा? अगला पॉइंट हमारा बनेगा इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे अनेक क्षेत्र इसमें राज्य रहेंगे। तो कौन कौन से हैं राज्य? इसमें हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र। कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक आदि। उत्तरी कर्नाटक आदि, यानी जो हमारा कर्नाटक राज्य है इसके उत्तर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है कर्नाटक के उत्तरी भाग में। लेकिन देखिए इसमें हमारा एक और पॉइंट बनेगा कि सर्वाधिक ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सर्वाधिक मृदा पाई जाती है काली मिट्टी? कौन सा बनेगा कि सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य। सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए इस मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं। इतने तो हमारे नाम हो गए थे, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी। अब देखिए इसको एक और नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जुते हुए खेत के नाम से। जुते हुए खेत किसे कहते हैं? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? जुते हुए खेत के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखिए ये हमारी जो काली मिट्टी होती है उसमें पानी जब ये मिट्टी अत्यधिक सोखती है, क्या करती है?
ये जल को अत्यधिक अवशोषित करती है। जब जल को अत्यधिक अवशोषित करेगी तो इस मिट्टी में अधिक लवणीयता होगी। जब इसमें अधिक लवणीयता होगी और जब पानी अधिक अवशोषित करेगी, जब इसमें धूप लगेगी तो ये किस तरह से जमीन हो जाएगी, ये जमीन दरारें कर देगी। ठीक है, इसमें दरारें पड़ जाएंगी और दरारें इस तरह से पड़ेंगी कि ये हमारा मान लीजिए खेत है, इस तरह से दरारें पड़ जाती हैं। पानी अत्यधिक सोखती है, इस वजह से धूप लगने से इसमें दरारें पड़ जाती हैं इस मिट्टी में। अब जब ये दरारें पड़ती हैं तो इसके पड़ने से जब इसको दूर से आप देखोगे तो किस तरह का ये खेत दिखाई देगा, ये जुता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस मृदा को और किस नाम से जानते हैं, जुते हुए खेत के नाम से जानते हैं इस मृदा को। तो कितने नाम हो गए इसके, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी और जुते हुए खेत, ये सारे नाम हो गए किस मिट्टी के, काली मिट्टी के। ठीक है, ये सारे नाम हो गए काली मिट्टी के। अब हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, हमारी तीसरी मिट्टी थी इसमें लाल मिट्टी। कौन सी अब हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे, लाल मिट्टी। तो ये पॉइंट हमारे सारे हो गए। एक बार इन पॉइंटों को दोबारा से क्लियर कीजिए कि इनका निर्माण कैसे होता है काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। दूसरा पॉइंट इनके नाम दिए गए थे। तीसरा, इसका काला रंग क्यों होता है काली मिट्टी का, तो इसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की अधिकता होती है। कौन से तत्व हैं, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, इन तत्वों की अधिकता के कारण ये कैसी दिखती है, ये ब्लैक यानी काली दिखती है। राज्य कौन कौन से हैं जिनमें ये मिट्टी पाई जाती है काली, तो गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक इन भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है, तो हमारा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। इस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। जुते हुए खेत की मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। अब देखिए यहाँ पर हमने ये कपासी मिट्टी बताया था, ये भी पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिए कि कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक अच्छी की जाती है, तो कपास की खेती सर्वाधिक अच्छी किस्म की किस मिट्टी में की जाती है, काली मिट्टी में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। लाल मिट्टी। तो देखिए लाल मिट्टी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लाल मिट्टी किसे कहते हैं। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए कि लाल मिट्टी से क्यों कहा जाता है। तो देखिए ये मिट्टी लाल मिट्टी क्यों कहलाती है, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी राजस्थान जैसे अनेक राज्य हुए जिनमें राज्यों में कम वर्षा होती है, वहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो लाल मृदा पाई जाती है। अब देखिए इसका रंग लाल क्यों होता है, ये भी जिस प्रकार से हमने जाना कि जो हमारी काली मृदा है उसका रंग काला क्यों होता है, इसमें भी हमारा पॉइंट बनेगा कि इसका रंग लाल क्यों होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल रंग क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे रहेंगे। ये मृदा कहाँ पाई जाती है, जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है तो लाल मृदा वहीं पर पाई जाती है। लाल मृदा किसकी अधिकता के कारण लाल होती है, किन तत्वों की अधिकता के कारण लाल होती है, तो तत्व कौन कौन से हो गए हमारे, फेरिक ऑक्साइड ये तत्व हो गए। इनकी अधिकता के कारण ये किस प्रकार की मृदा दिखती है, तो लाल मृदा दिखती है। इसमें और क्या पाया जाता है,
तो सिलिका और लोहा इस मिट्टी में अधिक पाया जाता है। क्या? सिलिका और लोहा। तत्व लिख लीजिए, क्या तत्व है? सिलिका कामा लोहा। इन तत्वों की भी अधिकता होती है किस मिट्टी में? लाल मिट्टी में। अब देखिए हमारा एक और फैक्ट बनेगा कि ये मिट्टी हमारी लाल मिट्टी जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? क्षेत्र हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, कौमा तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य हो गए? आंध्र प्रदेश कामा तमिलनाडु, ये हमारे राज्य हो गए। अब देखिए जो हमारा सर्वाधिक विस्तार है वो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बाद बाकी और भी हमारे राज्य हैं जिनमें लाल मृदा पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक राज्य कौन से हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्य ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए जो हमारी लाल मिट्टी है इसमें कौन सी कृषि अच्छी किस्म की होती है? जिस प्रकार से हमारी काली मिट्टी में कपास अत्यधिक मात्रा में अच्छी होती थी, जलोढ़ मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती थी, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि जो हमारी लाल मृदा है इसमें कौन सी फसल सर्वाधिक अच्छी होती है, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी की फसल हमारी जो लाल मृदा है इसमें कौन सी होगी। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई दीजिए इस क्वेश्चन का कि लाल मिट्टी में सर्वाधिक अच्छी किस्म की फसल कौन सी होगी। तो कौन सी फसल होगी? सभी लोगों के रिप्लाई जल्दी से आ रहे हैं। कौन सी फसल हो जाएगी? बाजरे की। कौन सी फसल हो जाएगी? बाजरे की। यहाँ पर नोट कीजिएगा फसल सर्वाधिक अच्छी किस्म की, सर्वाधिक अच्छी फसल कौन सी हो जाएगी? तो फसल हो जाएगी बाजरे की। क्योंकि देखिए हमने आपको ये पॉइंट बताया यहाँ पर क्या कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ कम वर्षा होती है। अब देखिए जो बाजरे की फसल की जाती है ये कहाँ पर अच्छी होती है? तो जहाँ कम वर्षा होती है। अगर अत्यधिक वर्षा में आप बाजरे की कृषि करोगे तो वो कृषि कभी अच्छी नहीं होगी, वो फसल कभी अच्छी नहीं होगी। यानी जब कम वर्षा होगी तभी बाजरे की फसल अच्छी होगी। इसलिए सर्वाधिक अच्छी फसल कौन सी होती है? लाल मिट्टी में बाजरे की। ठीक है। अब देखिए जो हमारी लाल मिट्टी है इसको ही पीली मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जब ये लाल मिट्टी है पानी को अधिक अवशोषित करती है। क्या? कि जब ये मिट्टी पानी को सोख लेती है तो ये किस प्रकार की नजर आती है? तो ये पीली नजर आती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसको ही पीली मिट्टी कहते हैं। पॉइंट क्या बनेगा? जब लाल मिट्टी पानी को अधिक अवशोषित करती है, कैसा करती है? अधिक अवशोषित करती है तो ये पीली नजर आती है, यानी पीली दिखाई देने लगती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसको ही पीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इससे लाल मिट्टी से कौन कौन से बनेंगे? ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। और दूसरा हमारा कि इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? सिलिका कामा लोहा, ये दोनों तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा था इसमें हमारा पॉइंट कि किन किन क्षेत्रों में लाल मृदा पाई जाती है। तो क्षेत्र हो गए हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में अत्यधिक लाल मृदा पाई जाती है। सर्वाधिक अच्छी किस्म की कौन सी फसल होती है लाल मिट्टी में? तो बाजरे की कृषि होती है। अगला हमारा पॉइंट था कि पीली मृदा भी इसी को कहते हैं, लाल मृदा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये अत्यधिक मात्रा में पानी को अवशोषित कर लेती है ये मृदा तो किस प्रकार की दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पीली मृदा भी कहते हैं। तो आज तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रहते हैं। जो हमारी बाद में जो मिट्टियां बची हुई उनको हम
हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जितनी भी आज की ये हमारी मिट्टियाँ हुई हैं उनको अच्छे से पहले आप सभी लोग कवर कर लें, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारी बची हैं उनको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास फिर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।